हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब तक सारे घर वाले भी वहाँ पर जमा हो चुके थे। रात के खाने का वक्त हो रहा था और शोभित को इस तरह किसी लड़की के साथ देख सब चौंक गए थे। मृत्युंजय को वहाँ देख शोभित ने उसे एक्सप्लेन किया, भाई ये अदिति है, मैं इसे मनाली में मिला था। इसकी मॉम यहाँ कहीं खो गई, पुलिस कंप्लेंट करवा दी है, लेकिन जब तक वह नहीं मिलते क्या अदिति हमारे साथ यहाँ रह सकती है? महक ने तुरंत अदिति को पहचान लिया। अदिति कैसी हो तुम? अदिति ने जैसे ही महक को पहचाना वो तुरंत जाकर उसे लिपट गई। मृत्युंजय ने एक नज़र अदिति को देखा और किसी सोच में डूब गया। तभी रचना ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या शोभित? इस घर को होटल समझ रखा है या फिर धर्मशाला? जिसे मन करता है मुंह उठाकर यहाँ चला आता है। ये सारंग विला है, यहाँ पर ऐरो गैरों के लिए कोई जगह नहीं है। शोभित ने रचना को समझाने की कोशिश की। मॉम समझने की कोशिश करो, वो अकेली है और इस वक्त तो कहाँ जाएगी? मैं और महक इसे बहुत अच्छे से जानते, सिर्फ कुछ दिन की बात है, उसे यहाँ पर रहने दीजिए। रचना कुछ कहते उससे पहले मृत्युंजय ने पूछा, इंस्पेक्टर ने क्या कहा, कब तक मिलेगी इसकी फैमिली? शोभित ने जवाब में दिया, एफआईआर दर्ज करवा दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इन्वेस्ट करके बताएंगे। तभी रचना ने अपना फैसला सुना दिया, ये लड़की इस घर में नहीं रुक सकती। शोभित इसके लिए कोई और घर ढूंढ लो या फिर इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दो, लेकिन सारंग विला में ऐसे ही कोई भी आकर नहीं रह सकता। अदिति को रचना की बातों का बुरा लग रहा था, उसे बहुत डर भी लग रहा। उसने शोभित को स्लीव्स पकड़ ली और कहा, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अदिति वहाँ से जा रहे थे, लेकिन शोभित ने उसका हाथ पकड़, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर इसके लिए इस घर में जगह नहीं तो मैं भी यहाँ से चला जाऊँ। शोभित की बात सुन वैशाली बोल पड़ी, क्या बात है काकी सासू, छोटी सी तो लड़की है, कौन सा आपके घर में घुसकर आपके हीरे जेवरात लूट लेगी? और कुछ ही वक्त की तो बात है ना, जब तक उसकी फैमिली नहीं मिल जाती तब तक ही तो ये रहेगी, फिर चली जाएगी अपने घर। इसमें आपका कौनो सा राशन पानी खत्म हो जाएगा। कहा। रचना ने वैशाली का मुंह तुरंत बंद करवाया, तुम इस मामले में मत बोलो, तुम्हें भी इस घर में रहने की सिर्फ 6 महीने की इजाज़त में, तो अपनी बंदोबस्त करो, फिर दूसरे के मामले में बोलना। रचना ने फिर शोभित से कहा, मैं इस लड़की को इस घर में रहने की इजाज़त नहीं दे सकती, अभी के अभी इसे उठाओ और यहाँ से बाहर फेंको। शोभित ने फिर से रचना को समझाने की कोशिश, मॉम कुछ दिनों की तो बात है, बेचारी अपनी फैमिली के बिना कहाँ जाएगी? आप कुछ दिन तो यहाँ रहने की इजाज़त दे सकते हैं ना? कुछ पल के लिए रचना चुप हो गई, फिर अदिति को घूर कर बोली, और अगर इस लड़की के घर वाले कभी नहीं मिले तो क्या करोगे? पूरी ज़िंदगी इसे अपने साथ लेकर घूमोगे क्या? शोभित को धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्ला कर कहा, हाँ साथ लेकर घूमूंगा, जरूरत पड़ी तो इसे अडॉप्ट कर लूँगा, पर ज़िंदगी भर इसे अपने साथ ही रखूँगा। शोभित ने यह सब थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला था, जिसे सुन रचना को गुस्सा आ गया और उसने शोभित को एक थप्पड़ मार दिया। मृत्युंजय पीछे खड़ा चुपचाप कब से ये सब सुन रहा था, लेकिन शोभित को थप्पड़ पड़ते ही उसने रचना से कहा, चाची बस कीजिए, शोभित इस लड़की को मीरा के रूम में ले जाओ। रचना कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी मृत्युंजय ने कहा, ये लड़की यहीं रुकेगी और मेरा फैसला है, अगर कोई मेरे फैसले से खुश नहीं। तो मृत्युंजय अचानक बोलते बोलते रुक गया और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। कोई भी मृत्युंजय के फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं रखता था। सब उसके पीछे पीछे डाइनिंग टेबल पर चले गए। वहीं शोभित अदिति को लेकर मीरा के कमरे में चले। कमरे में आते ही अदिति ने शोभित का हाथ पकड़ लिया और कहा, थैंक यू और सॉरी अंकल। थैंक यू कि आप मुझे यहाँ ले आए और सॉरी कि मेरी वजह से आपको थप्पड़ खाना पड़ा। शोभित ने अदिति को बेड पर बैठने के लिए कहा और उसे कुछ कपड़े देते हुए बोला, तुम यहाँ जब तक चाहो रह सकती हो, लेकिन हाँ मेरी 2 बातें कान खोल कर सुन लो। पहले मेरी मॉम और मृत्युंजय भाई से दूर रहना, बाकी तुम जैसे चाहो उसे बात कर सकती हो, लेकिन मॉम और मृत्युंजय भाई इन दोनों में से किसी को भी ज़्यादा परेशान मत करना। अदिति ने मासूमियत के साथ पूछा, और दूसरी बात? शोभित ने जवाब में कहा, दूसरी बात कि मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, मेरा नाम शोभित है, तो मुझे अंकल मत बुलाना। अदिति मुस्कुरा कर बोली, लेकिन आप तो मुझसे बहुत बड़े हैं ना। ठीक है, मैं आपको अंकल नहीं बुलाऊंगी तो क्या मैं आपको सीनियर बुला सकती हूँ? शोभित ने ना में सर हिलाया और सर पर हाथ रखते हुए वहाँ से चला गया।
कुछ देर में महक ने आकर अदिति को खाना भी दे दिया। अब तक डाइनिंग टेबल पर भी सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में जा चुके थे। मृत्युंजय जब अपने कमरे में आया तो उसकी नज़रें महक को ढूंढ रहे थे। महक जो बालकनी में खड़ी ठंडी हवा का मजा ले रहे थे, उसने अचानक अपने पीछे किसी को महसूस किया। जैसे वह पलटी, उसके सामने मृत्युंजय किसी दीवार की तरह खड़ा था। अचानक मृत्युंजय को सामने देख महक घबरा गई, लेकिन मृत्युंजय ने तुरंत उसकी कमर पकड़ ली और उससे अपने करीब करते हुए कहा, अभी भी मेरी आहट को नहीं पहचानते। महक को मृत्युंजय का बर्ताव थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तभी मृत्युंजय ने बिना किसी नोटिस के महक को किस कर लिया और महक ने खुद को मृत्युंजय से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वहीं मृत्युंजय की किसी की इंटेंसिटी बढ़ते ही जा रही थी। कुछ देर बाद मृत्युंजय ने महक को कुछ हल्का सा दूर किया, जिसे देख महक बोली, आप आज ही अस्पताल से आए हैं? मृत्युंजय फिर उसके करीब आते हुए बोले, जानता हूँ, लेकिन क्या तुम भूल गई कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ें से मुझ पर कोई असर नहीं होता। मृत्युंजय ने महक को गोद में उठा लिया और उसे लेकर बेड पर आ गया और धीरे धीरे महक के करीब जा रहा था। महक के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, जो मृत्युंजय को सुनाई दे रही थी। मेरे करीब आने से तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं होने लगा? मृत्युंजय ने बिल्कुल महक के कानों में करीब आकर पूछा। ये सुन महक के रोंगटे धीरे धीरे खड़े हो रहे। उसने नज़रें झुका ली और खुद को मृत्युंजय को सरेंडर कर दिया। कुछ देर में मृत्युंजय और महक के कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे और दोनों चादर के अंदर एक दूसरे के प्यार में उलझे हुए थे। कुछ देर बाद महक सो चुके थे। वो मृत्युंजय के सीने से लिपट कर सोए हुए थे। वहीं महक के मासूम से चेहरे को देख मृत्युंजय ने उसके गालों पर किस किया और बोल पड़ा, पहले मेरी ना ही कोई कमजोरी थी और ना ही मेरा कोई पागलपन, लेकिन अब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो। तुम धीरे धीरे मेरी कमजोरी और मेरा पागलपन बनते जा रही। मुझे पता नहीं कि ये सब कुछ कब तक चलेगा, लेकिन हाँ, अब तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, ना ही मैं तुम्हें खुद से दूर होने दूंगा। बस डर इस बात का है कि कहीं इन सब में मैं तुमसे तुम्हारी मासूमियत ना छीन लूं। एक तरफ मृत्युंजय महक के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ मीरा सोने जा रही थी। तभी कशिश ने कहा, आज तुम काउच पर नहीं सोओगे, मेरे साथ यहाँ बिस्तर पर सोओगे। मीरा कुछ कहते उससे पहले कशिश ने कहा, इससे पहले कि तुम कुछ और ही सोचना शुरू कर दो और सवाल करो, मैं तुम्हें बता दूं, मेरी फैमिली यहाँ पर अगर वो कमरे में आ गए और उन्हें तुम्हें अलग सोते हुए देखा तो बात का बतंगर बन जाएगा। मीरा मुंह बनाकर बिस्तर पर चली गई। उसने छोटे छोटे तकियों से बिस्तर के बीच बीच एक लाइन बनाई और बिस्तर को 2 भागों में डिवाइड कर अपने कोने पर जाकर सो गई। मीरा की इस हरकत से कशिश मुस्कुरा दी और धीमी आवाज में बोला, तकियों की दीवार तो ऐसे बना रही हो जैसे इसे पार करके मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। बेवकूफ लड़की। मीरा कुछ देर में सो चुकी थी। कशिश ने भी अपना काम खत्म किया और सो गया। करीब आधी रात को अचानक कशिश को अपने ऊपर कुछ भारीपन महसूस हुआ। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो मीरा अपनी साइड छोड़कर पूरी की पूरी कशिश के ऊपर जाकर सोई। उसकी एक टांग कशिश के कमर पर थी तो दूसरी उसके पैर पर। मीरा का चेहरा कशिश के बिल्कुल करीब था और उसकी सांसें कशिश के चेहरे पर आ रही। एक तरफ मीरा और कशिश के बीच नज़दीकियां बढ़ रही थी, वहीं मृत्युंजय और महक का रिश्ता भी बदल रहा। मृत्युंजय ने महक को पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी थी। अगली सुबह जब महक की आँख खुली तो उसने ठीक अपने सामने मृत्युंजय का चेहरा देखा, जो अभी भी सुकून से सोया हुआ था। महक ने अपना हाथ मृत्युंजय के चेहरे पर फैलाया और उसे देखते ही धीरे से बोल पड़ी, सोते हुए कितने क्यूट लगते हो, लेकिन जब जाग जाते हैं तो शेर नहीं बब्बर शेर की तरह दहाड़ते हैं आप हमेशा इतने क्यूट और स्वीट क्यों नहीं रह सकते? महक के इतने कहने पर अचानक ही मृत्युंजय बोल पड़ा, क्योंकि मैं अगर इतना ही स्वीट और क्यूट रहा तो क्या पता तुम्हारे अलावा बाकी और लड़कियां मेरे पास आसपास मंडराने लगेंगी। मृत्युंजय की आवाज़ से महक घबरा गई। वो पीछे हट पाती उससे पहले ही मृत्युंजय ने उसकी कमर को कस कर पकड़ लिया और अपने करीब खींच लिया। मृत्युंजय ने जब अपनी आंखें खोली तो सामने महक का मासूम सा चेहरा था। मृत्युंजय को जगा हुआ देख महक ने उसके सीने पर हल्के से मुक्का मारा और कहा, ये तो गलत बात है, आप जाग रहे थे तो फिर सोने का नाटक क्यों कर रहे हैं?
ऐसे चुपके चुपके किसी की बात सुनना गलत बात होती है। मृत्युंजय ने महक को सीने से लगा लिया और प्यारी सॉफ्ट आवाज़ में कहा, किसी की नहीं, अपनी बीवी की बात सुन रहा था। अपनी बीवी से रिलेटेड हर चीज़ सुनना जानना मेरा हक है और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। मृत्युंजय की इस बात पर महक मुस्कुरा दी। महक बिस्तर से बाहर निकलने वाली थी, तभी उसने देखा कि उसने मृत्युंजय की शर्ट पहनी हुई थी। उसने चादर अपने ऊपर खींच ली। उसकी हरकत में मृत्युंजय मुस्कुराने लगा। उसने प्यार से महक के बालों से, चेहरे से उसके बाल हटाए और धीमे से बोल पर, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे आज से पहले मैंने कभी तुम्हें ठीक से देखा ही नहीं। हाँ, पिछले बहुत दिनों से तो हमारे बीच ये सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल रात कुछ अलग थी ना। महक की आंखें शर्म से झुक गई। मृत्युंजय ने उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया और उसके करीब आने लगा। महक ने एक पल को उसके रोक लिया और कहा, ये आज अचानक आपको क्या हो गया? इतने प्यार से मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? कहीं आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला? मृत्युंजय का मूड काफ़ी रोमांटिक था। उसने महक का करीब करते हुए कहा, तुम कहो तो मैं ये करने की कोशिश करता। मृत्युंजय की बात से महक को काफ़ी अजीब लग रहा। अचानक से वो खांसने लगी। ये देख मृत्युंजय मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है? अभी तो तुम कह रही थी कि मैं स्वीट और क्यूट बना हूँ तो तुम्हें अच्छा लगूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने स्वीट और क्यूट बन रहा हूँ तो तुम्हें खांसी आ रही। महक ने हंसते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर डर लग रहा है कि कहीं यह बकरे को हलाल करने से पहले उसे खिलाने पिलाने वाली बात तो नहीं हो रही। इस पर मृत्युंजय किसी सोच में डूब गया। महक वहाँ से जा रही थी, तभी मृत्युंजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गले लगा लिया। मृत्युंजय की ये हरकत महक को कुछ अजीब लगी। जैसे उससे दूर हुई, मृत्युंजय ने उसका चेहरा फिर से अपने हाथों में भर लिया और बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मृत्युंजय के इस तरह करने पर महक भी थोड़ी सीरियस हो गई। तभी मृत्युंजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और कुछ ऐसा कहा जिससे महक शॉक्ड रह गई। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरी गलतियों के लिए तुम मुझे माफ़ कर भी पाओगे या नहीं, लेकिन आज मैं तुमसे उस हर गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो मैंने इस रिश्ते की शुरुआत में की थी। चाहे वो फिर बिना तुम्हारी इजाज़त के तुम्हें छूना हो, तुम्हें परेशान करना या फिर तुम इल्ज़ाम लगाना। मैंने जो किया गलत किया, न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे भाई और तुम्हारे परिवार को भी काफ़ी दुख पहुँचाए। क्या तुम मुझे इन सब के लिए माफ़ कर सकती हो? महक को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मृत्युंजय उससे काफ़ी माफ़ी क्यों मांग रहा है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सब ठीक तो है ना? महक को अभी भी मृत्युंजय की चिंता थी। ये देखो, मुस्कुराने लगा। उसने महक का गाल सहलाया और कहा, सब ठीक है, बस मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, इसलिए तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। महक कुछ सोच रही थी, तभी मृत्युंजय ने फिर कहा, महक, मैं तुम्हारे इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी आगे जीना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे ये मौका दोगी? मृत्युंजय की बात पर महक ने मुस्कुराकर उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया और कहा, आपको ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो आपको कब का माफ़ कर दिया और इस रिश्ते में मैं काफ़ी आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं आपको छोड़कर ना ही कहीं जा सकती हूँ, ना ही जाना चाहती हूँ। महक की बात सुनकर मृत्युंजय ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, अगर तुम मना करती तो मैं भी तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दें। अब तुम यहीं रहोगी हमेशा मेरे पास, मेरे साथ। महक को कुछ शरारत सूझी। उसने कुछ सोचकर मृत्युंजय से पूछा, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि आपके टाइप की बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? उसकी इस बात पर मृत्युंजय कुछ देर के लिए सोच में डूब गया। फिर उसे याद आया कि उसने शोभित के सामने एक बार कहा था कि महक उसकी टाइप की नहीं है। ये सुन मृत्युंजय ने आंखें छोटी कर ली और महक के जबड़े को पकड़ते हुए बोला, तुम्हें अपने आप को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी हो वैसे ही सही हो। मुझे तुम में कोई बदलाव नहीं चाहिए। मैंने इसी महक से प्यार किया और मैं इसी महक के साथ रहना चाहता हूँ। मृत्युंजय के मुंह से उसके दिल का हाल सुनने के बाद महक आज आसमान पर थी। उसका दिल बहुत खुश था। आज जैसे उसे सब कुछ मिल गया था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने उछलकर मृत्युंजय को गले लगा लिया। कुछ सेकंड के बाद महक मृत्युंजय से दूर है। मृत्युंजय उसे किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि दोनों के होंठ एक दूसरे के करीब पहुंच।
पहुँचे ही थे कि तभी उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। किसी ने उसकी किस इंटरप्ट कर दी थी। ये देख मृत्युंजय को गुस्सा आ गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, पता नहीं इस वक्त कौन आ गया। महक ने मृत्युंजय का दरवाज़ा खोलने का इशारा किया और खुद बाथरूम में चेंज करने के लिए चली। उसने इस वक्त मृत्युंजय के व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी जो उसे थाई तक आ रहे थे। कुछ देर तो महक को देखकर मृत्युंजय का बिल्कुल मन नहीं किया कि वो उसे छोड़कर, लेकिन फिर महक के धक्का देने पर वो दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। जब मृत्युंजय ने दरवाज़ा खोल कर देखा तो सामने वैशाली खड़ी हुई थी। ये देखो, चिढ़ कर बोला, सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देख लिया, पता नहीं अब आज का दिन कैसा गुजरेगा। इस पर वैशाली भी बोल पड़ी, डरना तो हमें चाहिए, एक तो हमें आज भूखा रहना है, ऊपर से आपकी शक्ल सुबह सुबह देख कर हमारा मूड खराब हो गया, पता नहीं आज का दिन कैसे निकलेगा। वैशाली के मुँह फट बातें सुन मृत्युंजय इरिटेट हो गया। देखो इस लड़की, तुम ना मुझसे अच्छे से बिहेव किया करो, वरना तुम्हें कहीं ऐसे गायब करूँगा ना कि कभी किसी को नहीं मिली। इस पर वैशाली भी अड़ गई, करके तो देखिए, आपने हमको समझ क्या रखा है, हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी नाक के नीचे से निकल गए। दोनों सुबह सुबह एक दूसरे से लड़ रहे थे। मृत्युंजय ने इरिटेट होकर वैशाली से कहा, तुम्हें ना अपना दिमाग चेक करवाना चाहिए। उप्स सॉरी, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो घुटने में है ना। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।